नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। साथियों, ये क्लास है हमारी रिवीजन की, जीएस के टोटल रिवीजन की। तो चाहे तो आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की, आरओ की, उत्तराखंड पीसीएस की, उत्तराखंड ट्रिपल एससी या यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की, जो विशेषकर अभी लोअर पीसीएस चल रहा है, तो वहाँ पर जो जीएस का सेगमेंट है उसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारा रिवीजन क्लास रहेगा ये रहेगा जियोग्राफी का। इससे पहले मैं आपको इन्वायरमेंट का, इसके अलावा आपदा प्रबंधन का, इन सब का रिवीजन जो है मैं एक एक वीडियो में करवाया हूँ। आगे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊँगा। अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से क्वेश्चंस को हम यहाँ देखते हैं। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अच्छे खासे लेवल के सवाल मैंने रखे हैं। जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं उसी तरीके से ही रखा गया है। ठीक है, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे भारी ठोस परत लिथोस्फीयर कहलाती है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है, एस्थेनोस्फीयर में संवहन धाराएं प्लेट विवर्तनिकी का प्रमुख कारण है। अब आपको इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो इसका, अगर हम इसकी बात करें तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत लिथोस्फीयर कहलाती है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? लिथोस्फीयर की जब हम बात करते हैं तो लिथोस्फीयर में दो चीज़ें शामिल होती हैं साथियों। पहला होता है क्रस्ट और दूसरा शामिल होता है ऊपरी मेंटल, यानी मेंटल का भी ऊपरी हिस्सा। ये दोनों जब मिल जाते हैं तब बनता है लिथोस्फीयर। अगर हम केवल बाहरी ठोस परत की बात करेंगे तो उसका आंसर होगा क्रस्ट। अगर केवल हम पृथ्वी की सबसे भारी ठोस परत की बात करेंगे तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा साथियों केवल और केवल क्रस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि सबसे भारी ठोस परत लिथोस्फीयर है, जो कि गलत है। तो पहला तो साहब गलत हो गया। बात करते हैं दूसरा स्टेटमेंट, एस्थेनोस्फीयर में संवहन धाराएं प्लेट विवर्तनिकी का मुख्य कारण है। तो देखो एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, पहले आप ये समझो एस्थेनोस्फीयर क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है? तो देखो, धरती में जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो सबसे पहले आपको मिलती है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मिलता है मेंटल, इसके नीचे मिलता है कोर। तो क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा है, क्रस्ट जो है ये ठोस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसके नीचे क्या है? सेमी लिक्विड फॉर्म में आपको पत्थर मिलते हैं, यानी पिघले हुए पत्थर मिलते हैं। इसी को कहा जाता है एस्थेनोस्फीयर। ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर क्या होता है, संवहनी धाराएं चलती हैं बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, और इसी की वजह से ये जो प्लेटें हैं, जो क्रस्ट है, ये हमारी हिलती है। तो यही इसका कारण है। यानी पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा ऑप्शन बी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बोकारो लौह इस्पात के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। रानीगंज कोयला के लिए फेमस है, अंकलेश्वर पेट्रोलियम के लिए है, या कोरापुट लौह अयस्क के लिए? इसका जवाब आपको देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों कौन सा होगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, याद रखना। बाकी तीनों के तीनों बिल्कुल सही मिले हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोकारो स्टील के लिए फेमस है, रानीगंज में कोयले की खदानें हैं, और अंकलेश्वर से पेट्रोलियम निकाला जाता है। कोरापुट जो है ये लौह अयस्क के लिए नहीं है, बल्कि कोरापुट जो है ये बॉक्साइट के लिए है। आप लोगों को याद रखना है, नोट कर लेना। ठीक है, बॉक्साइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। बहुत ही बढ़िया। दक्षिण पश्चिम मानसून के सबसे पहले आगमन का, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के सबसे पहले आगमन का कारण है। क्या क्या कारण है साहब? पहला है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, ITCZ का उत्तर की ओर खिसकना, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, या अल नीनो। इनमें से कौन सा कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून के भारत में आने का? तो अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक आपदा प्रबंधन की क्लास ली थी, और उसमें मैंने आपको ये बताया कि आखिरकार चक्रवात क्यों आते हैं। तो आप चाहो तो उसको देख लेना। उसी में मैंने आपको बताया था कि चक्रवात के आने का कारण क्या है, और उसी में मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, बादल का फटना। तो बादल के फटने के बारे में जब मैंने बताया था आपको, उसी समय मैंने ITCZ को भी एक्सप्लेन किया था, है ना। ITCZ क्या है? देखो, ये है हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और एक्चुअल में भूमध्य रेखा सदैव लो प्रेशर जोन होती है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमेशा हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है, ये हाई प्रेशर है। अब ITCZ क्या है? गर्मी के मौसम में क्या होता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये तो हो गई हमारी 0 डिग्री, और ये हो गई हमारी कर्क रेखा, और ये हो गया हमारा प्यारा भारत।
इस तरीके से। तो होता क्या है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से एक्चुअल में जो लो प्रेशर है वो ज़मीन की वजह से थोड़ा सा ऊपर खिसक जाता है, क्योंकि ज़मीन ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो जो लो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं ITCZ, इंटरकॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लास में समझाया है। और चूंकि ये उत्तर की ओर खिसकता है इसीलिए हमारे यहाँ मानसून आता है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून का भारत में आगमन होता है, ठीक। इसको मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं समझा दूंगा स्मार्ट बोर्ड पे कि ITCZ क्या है। बाकी अगर आप इसे जानना चाहो तो मेरा आपदा प्रबंधन में चक्रवात वाला वीडियो देखना, उसमें आप देखना बादल फटना, उसमें मैंने इसको समझाया है बहुत अच्छे से। पश्चिमी विक्षोभ क्या है? शीत ऋतु में वर्षा का कारण, याद रखना। अगर कोई पूछे शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, सर्दियों में पानी क्यों बरसता है, तो आप बताओगे पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ध्रुवीय जेट स्ट्रीम, जो ध्रुवों पर जेट स्ट्रीम चलती हैं वही। अल नीनो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप लोग अच्छे से देख लो, क्योंकि ये पेपर में आने के इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस साल अल नीनो हिट कर रहा है। अल नीनो बेसिकली क्या होता है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा समझाऊंगा कि अल नीनो है क्या। अभी इस क्वेश्चन के लिहाज से आप इतना समझ लो, जब प्रशांत महासागर का तापमान बढ़ जाता है, खासकर उसके पूर्वी तट का, जब प्रशांत महासागर के पूर्वी तट का तापमान बढ़ जाता है तो उसकी वजह से हवाओं के चलने की दिशा बदल जाती है, और चूंकि हवाओं के चलने की दिशा बदल जाती है तो मौसम परिवर्तन हो जाता है। हवाओं के चलने की वजह से मानसून पर बहुत असर पड़ता है, और मानसून पर जब असर पड़ता है तो कुछ देश जैसे इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इनमें क्या होता है, इनमें बहुत कम बारिश होती है, याद रखना, अल नीनो की वजह से बहुत कम बारिश। और अल नीनो की वजह से कुछ देश ऐसे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। कौन कौन से देश हैं वो? अगर हम उन देशों की बात करें जहां पर अल नीनो की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जैसे पेरू हो गया, है ना, या इक्वाडोर हो गया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भयंकर बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। तो अल नीनो की वजह से इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इनमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम बारिश होती है, मानसून कमज़ोर हो जाता है, और पेरू और इक्वाडोर में भयंकर बारिश होती है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो अल नीनो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक सेपरेट वीडियो बना करके मैं अल नीनो को समझाऊंगा कि आखिरकार क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है? एंटीसीडेंट रिवर, पूर्ववर्ती नदी। ऑप्शन चंबल, ब्रह्मपुत्र, साबरमती, लूनी। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये कौन सी नदी होती है पूर्ववर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो हिमालय से पहले की हैं, और हिमालय के बढ़ने के साथ उन्होंने अपने रास्ते को परिवर्तित नहीं किया। ऐसी जो रिवर होती हैं वो कहलाती हैं पूर्ववर्ती नदी, जो बेसिकली हिमालय से पहले की हैं। कौन कौन सी रिवर इसमें आती हैं? तो देखो, इसमें सिंधु आती है ना, इसमें सतलज आती है, और एक आती है हमारी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हिमालय के बढ़ने के साथ हिमालय को काट डाला और बहुत गहरे गहरे गार्ज का निर्माण किया है। जैसे ब्रह्मपुत्र जो गार्ज है उसे हम कहते हैं कोरबा गार्ज। गार्ज मतलब एक खड़ी गहरी खाई, इस तरीके से। ये हो गया पहाड़, ये हो गई खाई, और नीचे से बह रही है नदी। तो ब्रह्मपुत्र जो गार्ज बनाती है उसका नाम है कोरबा। जो सिंधु गार्ज बनाती है उसका नाम है बुंजी, ठीक है, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाल मिट्टी का निर्माण किससे होता है? लाल मिट्टी बताओ आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ग्रेनाइट और नीस या नाइस जिसे हम कहते हैं। ये बेसिकली बनाती हैं लाल मिट्टी। पेपर में पूछा जाता है लाल मिट्टी लाल क्यों है भैया? तो लाल मिट्टी के लाल होने का कारण क्या है? आयरन ऑक्साइड। सीधी सी बात है, हमेशा याद रखना, आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल मिट्टी लाल होती है। जैसे लाल मिट्टी हमने देख ली किससे बनी है? ग्रेनाइट से बनी है। ऐसे पूछता है जलोढ़ मिट्टी किससे बनी है? नदियों के द्वारा। काली मिट्टी किससे बनी है? बेसाल चट्टानों से बनी है। तो ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रोअरिंग फोर्टीज का संबंध किससे है? व्यापारिक पवनों से, पश्चिमी पवन से, ध्रुवीय पवन से, या स्थानीय पवन से? चलिए इसको देखते हैं। तो देखो, रोअरिंग फोर्टीज क्या है बेसिकली? तो ये एक प्रकार की पवन है जिसे हम कहते हैं पछुआ।
इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्लीज। अब पछुआ पवन जो है ये 40 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेकर के 60 डिग्री नॉर्थ साउथ तक चलती है। तो जब ये 40 डिग्री साउथ पर होती है, क्योंकि ये नॉर्थ में भी चलती है और साउथ में भी चलती है, तो जब ये 40 डिग्री साउथ में होती है तब इसका नाम होता है रोअरिंग फोर्टीज़। जब ये 50 डिग्री साउथ में होती है तो इसे हम कहते हैं श्रिंकिंग 50s, ठीक है। और जब ये 60 डिग्री पर होती है, सॉरी, इसको कहा जाता है जो जब ये 50 डिग्री पर होती है तो इसे कहते हैं फ्यूरियस 50s। और जब ये 60 डिग्री साउथ में होती है तब इसे कहा जाता है श्रिंकिंग 60s, ठीक है। तो एक बार और बता देता हूँ आपको, जब 40 डिग्री साउथ पर होती है तब इसको बोलते हैं रोअरिंग 40s, जब 50 डिग्री साउथ पर होती है तब इसे कहते हैं फ्यूरियस 50s, और 60 डिग्री साउथ पर होती है तब इसे कहा जाता है श्रिंकिंग 60s, या हिंदी में से कहते हैं ये 40 डिग्री ऐसे कहते हैं गरजता 40। हिंदी में भी आया था ये बात, तो इसको आप लोग याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा कास्ट स्थल रूप नहीं है? डोलाइन, युवाला। अच्छा देखो इनको, देखो ये स्थल रूप क्या होता है। धरती पर बहुत सारी फोर्स काम करते हैं, हवाएं चलती हैं, जल होता है, इसकी वजह से क्या होता है, धरती पर कुछ विशिष्ट स्थल रूप बनते हैं, ठीक है। उन्हीं में एक स्थल रूप है जो कि है कास्ट। अब कास्ट जो स्थल रूप है साथियों, ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। ये बनता है भूमिगत जल द्वारा, भूमिगत जल द्वारा रासायनिक प्रक्रिया से कास्ट स्थल रूपों का निर्माण होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है? डोलाइन है, स्टेलेग्माइट है, युवाला है। लेकिन यारडांग की अगर हम बात करेंगे तो यारडांग कोई कास्ट स्थल रूप नहीं है। यारडांग जो है साथियों ये एक वायु जनित स्थल रूप है। कास्ट स्थल रूप कैसे बनते हैं? जल से, जबकि यारडांग कैसे बनना है? वायु से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इन कथनों पर विचार करिए। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और दोनों अरब सागर में गिरती हैं। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आसान है, कर ही लोगे। तो देखो, चाहे नर्मदा हो या ताप्ती हो, ये दोनों ही भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, ठीक है। और ये दोनों ही अरब सागर में गिरती हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको याद रखना है, नर्मदा जो है और ताप्ती ये दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। हाँ, और दोनों ही अरब सागर में गिर जाती हैं। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, फिर क्या बनाती है साहब? फिर बनाती है ये ज्वार नदमुख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एस्चुअरी। नर्मदा क्या बनाती है? ज्वार नदमुख, डेल्टा नहीं बनाती। टिन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है आपको बताना है। चिली, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका या कजाकिस्तान? चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साथियों इंडोनेशिया, ठीक है। चिली की बात करें अगर हम, तो चिली फेमस है काय के लिए? तांबे के लिए। इंडोनेशिया टिन हमने बता ही दिया। दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका प्लेटिनम के लिए फेमस है, प्लेटिनम धातु, वाइट गोल्ड जिसे कहते हैं। और कजाकिस्तान काय के लिए फेमस है भैया? ये फेमस है अपने यूरेनियम के लिए। दुनिया का 40% यूरेनियम इसी के पास है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक लिग्नाइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखो, पहले तो आपको ये पता हो लिग्नाइट होता क्या है। तो ये एक प्रकार के कोयला है, ठीक है।
ध्यान रखना। सबसे बढ़िया कोयला होता है एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट और फिर होता है पीट। ये 4 तरीके के कोयले होते हैं। सबसे बढ़िया एंथ्रेसाइट, सबसे घटिया पीट, बीच में होता है लिग्नाइट। तो इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है हमारे यहाँ भारत में वो एक ही स्टेट में होता है, वो है तमिलनाडु। आपने एक जगह सुनी होगी नेवेली, वहाँ से हम लिग्नाइट का प्रोडक्शन करते हैं और यहीं पर करीब करीब 80% भंडार है लिग्नाइट का, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहीं से होता है। थार मरुस्थल का विस्तार किस प्रकार की चट्टानों पर है? बेसिक क्वेश्चन है, सीधे याद करने वाला। तो इसको हमें याद करना है, इसका आंसर है अवसादी चट्टानों पर। सीधे सीधे याद कर लो, ज़्यादा कुछ नहीं। अगला देखो, अगला भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? मुंबई, विशाखापत्तनम, पारादीप या कोच्चि? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर आप लोगों ने सोच ही लिया होगा। इसका आंसर है पारादीप। पारादीप एक मानव निर्मित मैन मेड एक बंदरगाह है, ये नेचुरल बंदरगाह नहीं है। बाकी मुंबई, विशाखापत्तनम, कोच्चि ये सब नेचुरल है। पारादीप किस राज्य में है? तो सबको पता है, ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा नगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? भोपाल, रांची, उज्जैन, अगरतला। तो अगर आप कभी मैप को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे निकट जो शहर है वो रांची है, और रांची निकट क्या है? कर्क रेखा पर ही स्थित है, याद रखना। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा रांची। काली कपास मिट्टी कैसे बनती है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब मिट्टियों की हमने चर्चा करी थी तो मैंने बताया था। तो काली कपास मिट्टी बनती है आग्नेय चट्टानों से, और आग्नेय चट्टानों में भी बेसाल्ट से। अब आग्नेय चट्टान तो ग्रेनाइट भी है ना, लेकिन इससे नहीं बनेगी। काली कपास मिट्टी बनेगी बेसाल्ट से। बेसाल्ट रहती है ऊपर और नीचे रहती है ये है बेसाल्ट, और जो नीचे रहती है जमीन के वो है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट से बनती है लाल मिट्टी और बेसाल्ट से बनती है काली मिट्टी, याद रखना। वालदाई पहाड़ियां किस नदी का उद्गम स्थल है? डैन्यूब, वोल्गा, राइन या नाइजर? तो वालदाई पहाड़ियां सबसे पहले तो कहां पर है? रूस में है, और यहां से जो रिवर निकलती है वो है वोल्गा। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखना, यूरोप की सबसे लंबी नदी। डैन्यूब की हम बात करें, डैन्यूब कहां से निकलती है? तो ये निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी से। ब्लैक फॉरेस्ट कोई फॉरेस्ट नहीं है, जंगल नहीं है, पहाड़ का नाम है। राइन की हम बात करें तो राइन कहां से निकलती है साहब? राइन निकलती है आल्प से, स्विट्जरलैंड। और आप लोग कमेंट करके बताओ नाइजर कहां से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? देखो फिर से अल नीनो आ गया। अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर कर सकता है। तो अभी मैंने ऊपर आपको समझाया था कि अल नीनो अगर एक्टिव होगा तो भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्षेत्रों में मानसून कमजोर हो जाएगा, पानी कम बरसेगा। तो अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर कर सकता है, बिल्कुल भैया, कर तो रहा है इस साल, और कैसे करेगा? अल नीनो का उल्टा होता है ला नीना। तो ला नीना सामान्यतः मानसून को मजबूत करता है। तो देखो, जब अल नीनो कमजोर कर रहा है तो ला नीना मजबूत करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर है आईओडी। आईओडी क्या है? आईओडी होता है इंडियन ओशन डायपोल, याद रखना। और अगर इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है तो मानसून मजबूत होगा, मानसून भी प्लस रहेगा, और नेगेटिव है तो मानसून भी नेगेटिव हो जाएगा, यानी कमजोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया इसका भी मानसून पर प्रभाव पड़ता है। और लास्ट स्टेटमेंट देखिए, अल नीनो सदैव भारत में ही सूखा लाता है। तो भैया अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अल नीनो केवल भारत में सूखा नहीं लाता, इंडोनेशिया में भी ला रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी ला रहा है, तो केवल भारत में कहाँ ला रहा है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखो,
कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। सही जवाब इसका क्या होगा? त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा। आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कि बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? उस लाइन का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन देखें, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में है? बहुत बेसिक क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सब लोग जानते ही होंगे। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, हाँ जी। अगला क्वेश्चन, कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? मलक्का, जिब्राल्टर, बेरिंग या बास? सही जवाब होगा इसका जिब्राल्टर। जिब्राल्टर की अगर हम बात करें तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है, यानी हम कह सकते हैं अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। बेरिंग की अगर हम बात करें तो बेरिंग जल संधि हम लोग जानते हैं उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में है। देशों की बात करेंगे तो रूस और अलास्का यानी यूएसए हो जाएगा। बास जल संधि किसके बीच में है? ये है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना मलक्का किन किन सागरों के बीच में है। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार किस राज्य में है? ये आपको बताना है। सर्वाधिक बॉक्साइट भंडार कहाँ पर है साथियों? ओडिशा राज्य में है। जब भी एग्जाम देने जाया करो उस समय जो भी हमारे मिनरल हैं इनका लेटेस्ट डेटा देख के जाया करो, पेपर में आता है कौन सा राज्य में कौन उत्पादन कर रहा है। कौन सी इनमें से कौन सा पर्वत नवीन वलित पर्वत नहीं है? वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन जो इस तरीके से बने हैं। ठीक है, याद रखना। तो देखो, हिमालय भी एक फोल्डेड माउंटेन है, आल्प्स भी एक फोल्डेड माउंटेन है और एंडीज भी है। अरावली कोई फोल्डेड माउंटेन नहीं है। ये कैसा माउंटेन है? ये है रेसिडुअल माउंटेन, जिसे हिंदी में कहते हैं अपशिष्ट पर्वत। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरावली। मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है? तो मिस्ट्रल ऑप्शन आपके सामने है, गर्म स्थानीय पवन, ठंडी स्थानीय पवन, व्यापारिक पवन या मानसून पवन। इसका सही जवाब होगा ठंडी स्थानीय पवन। स्थानीय पवन है तो पूरे विश्व में नहीं चलती है, स्पेशल किसी स्थान पर चलेगी और वो स्थान है फ्रांस। ठीक है, याद रखना। मिस्ट्रल फ्रांस में चलने वाली एक ठंडी पवन है। जैसे हमारे यहाँ गर्मी में चलती है लू, वैसी फ्रांस में चलती है मिस्ट्रल। ग्रैंड बैंक काय के लिए फेमस है भाई? ये बताना है आपको। ग्रैंड बैंक, अगर आपने महासागरीय धारा यानी ओशन करंट पढ़ रखे हैं तो आप इस सवाल को कर पाओगे। हीरा, मत्स्य पालन, पेट्रोलियम या लॉ एस्क? तो ग्रैंड बैंक भैया फेमस है काय के लिए? ग्रैंड बैंक फेमस है मत्स्य पालन के लिए, याद रखना। ठीक है, और ये है कहाँ पर? तो ये पड़ता है न्यू फाउलैंड द्वीप में। न्यू फाउलैंड द्वीप जो कि है कनाडा में। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर दो जलधाराएं आपस में टकराती हैं जिसकी वजह से बनता है बहुत बड़ा फिश बैंक। और ग्रैंड बैंक जो कनाडा में है, न्यू फाउलैंड पर है, वहाँ पर बहुत बड़ा मत्स्य केंद्र बन जाता है जिससे बड़े पैमाने पे मछली पालन होता है। पालन क्या होता है? वहाँ पे समुद्र में इतनी मछलियाँ हैं कि उनको आसानी से निकाल के बेचते हैं। मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये आपको बताना है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देना कि कौन सा राज्य सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, हिमालय अभी भी एक युवा वलित पर्वत है। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने बताया ना, ऊपर फोल्डेड माउंटेन है तो है तो। और हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है दोनों? तो देखो, पहला वाला तो करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा वाला देखो, क्या हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है? तो इसका जवाब है हाँ साहब, बिल्कुल बढ़ रही है। क्योंकि आज भी जो इंडियन प्लेट है ना, वो जैसे ये हमारा हिमालय है और इसके नीचे पूरा का पूरा ये भारत है, तो ये क्या कर रहा है? यूरेशियाई प्लेट में ऊपर टक्कर मार रहा है आज भी, और टक्कर मार रहा है तो यहाँ पर जो हिमालय है वो लगातार धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यानी इसके दोनों ही सही हो जाएगा। तो ये हुए हमारे 25 क्वेश्चन। बढ़िया, उम्मीद करता हूँ आपको इसमें बढ़िया रिवीजन हुआ होगा,
कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस पीडीएफ के लिए, क्वेश्चन आंसर पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।